हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का एनसीईआरटी समरी में। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स की क्लास 9th की एनसीईआरटी समरी देख रहे हैं। आज हम चैप्टर फर्स्ट पे बात करेंगे, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। थोड़ा ये वीडियो आपको थोड़ा लंबा हो सकता है, क्योंकि क्लास 9th इकोनॉमिक्स में टोटल 4 ही चैप्टर है और हर चैप्टर 20 पेज का है, तो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन बी पेशेंट। बहुत सारी चीज़ इसमें मालूम चलेगी आपको, थोड़ा इकोनॉमिक्स का जो आप देखने का नज़रिया है वो भी बदलेगा। बिल्कुल की पॉइंट्स आपको मैं बताता चाहूँगा कि वो क्या आपको उठाना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और स्टोरी के रूप में ही हम सारी बात पढ़ेंगे, देखेंगे। तो पहला चैप्टर है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये पालमपुर नाम का एक फिक्शनल गांव इन्होंने लिया है। ऐसा कोई गांव है कि नहीं, हाइपोथेटिकल विलेज लिया है, लेकिन इस गांव से इन्होंने बहुत सारी चीज़ हमें समझाने की कोशिश की है, वो हम देखते हैं। तो जैसा कि बता दिया कि एक हाइपोथेटिकल विलेज है पालमपुर, और काफ़ी संपन्न गांव है। यहाँ पे सब कुछ चीज़ है जो कि फार्मिंग के लिए ज़रूरी है। इस गांव का जो मेन एक्टिविटी है वो किसानी या फार्मिंग। इसके अलावा छोटी छोटी और भी एक्टिविटीज़ होती हैं, स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ होती है, मैन्युफैक्चरिंग है, डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है, लेकिन मेन एक्टिविटी यहाँ पे फार्मिंग है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग फार्मिंग या खेती से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ बताया गया प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, अगर हमें कोई चीज़ का उत्पादन करना है तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो पहला तो चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा चाहिए मैन मेड ह्यूमन एफर्ट, और तीसरा चाहिए मनी। ये तीनों चीज़ अगर हमें मिलेंगे तभी हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो इस पालमपुर गांव में हम चलते हैं। इस पालमपुर गांव के बारे में बताया कि ये एक रायगंज नाम का एक बिग विलेज है, उससे जुड़ा हुआ है। साथ में उसके पास एक बड़ा गाँव शाहपुर है। इनको हमें ध्यान नहीं देना है, ये कहानी है, आगे चलते हैं। तो लगभग 450 लोग इस गांव में रहते हैं। कुछ अपर कास्ट के हैं, कुछ लोअर कास्ट के हैं, कुछ SC ST दलित्स में भी हैं। और जो दलित के लिए बताया गया कि विलेज में एक कॉर्नर में रहते हैं, मतलब जो एक टिपिकल गांव में होता है कल्चरली या सोसाइटल रूप में, वो सब यहाँ मिलेगा। बाकी ये जैसे कहते हैं इकोनॉमिकली वेल डेवलप्ड गांव है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, गांव में बिजली है, और है तो इसलिए यहाँ पे ट्यूबवेल्स जो हैं वो खेतों में लगे हुए हैं, और लोग छोटा मोटा यहाँ पे बिजनेस भी कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है। मतलब एक तौर पे बताया गया कि फेयरली वेल डेवलप्ड गांव है, जहाँ पे रोड है, सड़क है, ट्रांसपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी है, इरिगेशन है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, सब है इस गांव में। अब चलते हैं बात में कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर हमें करना है तो वो कैसे होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन कैसे होगा। तो इसके लिए उन्होंने बताया है कि प्रोडक्शन क्या होता है। प्रोडक्शन, द एम ऑफ प्रोडक्शन इज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट। तो ये एक डेफिनेशन है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि प्रोडक्शन क्या है। अगर आपसे पूछे प्रोडक्शन क्या है, उसका एम क्या है, तो आप बोल सकते हैं गुड्स सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, जो हमें चाहिए वो प्रोडक्शन होता है। और प्रोडक्शन के लिए हमें रिक्वायरमेंट बताई है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है लैंड, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्सेस है। इसी के साथ हमें वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स भी चाहिए। तो सबसे पहले हमने देखा था कि हमें नेचुरल रिसोर्सेज चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हम बना नहीं सकते। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो उनकी एक लिमिट है, और उसी लिमिट में हमें काम करना है। दूसरा जो रिक्वायरमेंट है वो है लेबर। आपके पास ज़मीन मिल गई, आपने उसमें सेटअप बना लिया, आपके पास पानी है, आपको जंगल से लकड़ियाँ चाहिए, आपने वो उठा लिया, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, आप मिनरल्स चाहिए, वो आपको मिल गया। अब आपको चाहिए लेबर, काम करने वाले लोग, क्योंकि जो काम करेंगे तभी तो कुछ प्रोडक्शन हो पाएगा। तो तस्वीर में आप देखिए, यहाँ पे जो एक फैक्ट्री का दिखाया है जहाँ पे कई सारे लेबर्स काम कर रहे हैं। तो ये सेकंड रिक्वायरमेंट है, लेबर। अब लेबर में भी हमें बहुत सारे अलग अलग तरह के लेबर होते हैं। कहीं पे हमें रूटीन लेबर चाहिए, कहीं पे हमें हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, कहीं सेमी स्किल्ड चाहिए। तो अलग अलग एक्टिविटीज़ के हिसाब से अलग अलग लेबर हमें चाहिए, और इसकी अगर अवेलेबिलिटी कहीं होगी तभी हम प्रोडक्शन शुरू कर पाएंगे। गाँव में क्यों बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगती, क्योंकि वहाँ पर लेबर नहीं मिलता है। वहाँ पे लैंड हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे लेबर नहीं होता। इसलिए बड़े शहरों में ही बड़ी फैक्ट्रीज लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग रहते, पॉपुलेशन रहते, तो वहाँ पे लेबर हमें आसानी से मिल जाएगा, और हर तरह की कैटेगरी का लेबर हमें वहाँ से मिल जाएगा। और तीसरी रिक्वायरमेंट है पैसा, फिजिकल कैपिटल की, जो बिना पैसा कुछ नहीं होगा। तो अगर बेसिकली आपसे पूछो प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो आप बोलेंगे पहली जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज में आप लैंड ले सकते हैं, दूसरी लेबर, तीसरी फिजिकल कैपिटल। ये तीनों चीज़ आपके पास हो जाएगी, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं काम। अब बात कर लेते हैं फिजिकल कैप। यहाँ पे मैंने जो फिजिकल कैपिटल कही, तो फिजिकल कैपिटल के अंदर क्या क्या चीज़ है। तो फिजिकल कैपिटल के अंदर पहला चीज़ है टूल्स, मशीन एंड बिल्डिंग्स। किसी भी का प्रोडक्शन लेना है तो आपको उसके लिए टूल्स लगेंगे, औजार लगेंगे, उससे जुड़ी हुई मशीन लगेगी, और बिल्डिंग बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल सिंपल सी मैं बात करता हूँ, अगर आपको मोबाइल फ़ोन बनाने की कंपनी डालनी है तो आपको
पहले एक सेटअप बनाना पड़ेगा पूरा, उसके बाद औजार लाने पड़ेंगे, उसके बाद मशीन्स लानी पड़ेंगी, फिर लेबर आपके पास मिल ही जाएगा, उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं। तो जिसको जिस चीज़ का प्रोडक्शन करना है उस हिसाब से उसको औजार चाहिए, मशीन चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, तभी वो उसका कर पाएगा। और ये फिक्स्ड कैपिटल होती, मतलब आप इसमें तुरंत पैसा खर्च करते हो। एक भी मोबाइल फ़ोन बनाने से पहले ही आपने करोड़ों रुपए लगा दिए, क्योंकि आपको टूल चाहिए था, मशीन चाहिए था, बिल्डिंग चाहिए था। जब ये बनेगा तब तो प्रोडक्शन करोगे, तो ये फिक्स्ड कैपिटल होती है और ये एक बार लगता है और कई मैनी ईयर्स तक चलती रहती है। बीच में इसमें कमी आती है, कोई मशीन ख़राब हो जाती है, कोई टूल ख़राब हो जाता है, लेकिन एक तरह से फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है। तो फिजिकल कैपिटल में पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल, जिसके अंदर आप टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग को ले सकते हैं। और दूसरी जो कैपिटल है फिजिकल कैपिटल के अंदर, उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो होती है, इसमें आपका हाथ में जो पैसा है, मनी इन हैंड है वो, और साथ में कच्चा माल, जिस भी चीज़ का प्रोडक्शन करना है उसका वो रॉ मटेरियल्स और मनी इन हैंड आपकी वर्किंग कैपिटल आती है। और ये आपके डिमांड है उसके हिसाब से कम ज़्यादा हो सकती है। मान लीजिए आपको 100 फ़ोन बनाने हैं तो आपको रॉ मटेरियल्स की क्वांटिटी कुछ लगेगी, आपको 1000 फ़ोन बनाने हैं तो उसमें रॉ मटेरियल क्वांटिटी कुछ और होगी। और 100 फ़ोन बनाने में आपको कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ रही, 1000 फ़ोन में ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो है वर्किंग कैपिटल, ये कम ज़्यादा हो सकती है। और ये किस पर डिपेंड करती है? आपके रिक्वायरमेंट पे, आपको कितना चीज़ का प्रोडक्शन करना है उस पर डिपेंड करती है। और फिक्स कैपिटल जो होती है वो एक बार फिक्स आप कर लेते हैं, समय के साथ उसको कम ज़्यादा करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि अचानक आप उसको, आपके पास 100 मशीन थी अचानक आपने उसको 2 कर दिया, नहीं, या 100 मशीन थी आपने अचानक उसको 1 लाख मशीन कर दिया, ऐसा नहीं होता। तो फिजिकल कैपिटल के आपको के 2 सब टाइप है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। ये सब की पॉइंट्स है, बिल्कुल याद रखिए। एग्जाम में आ गया 2 मार्क्स में फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है तो पता होना चाहिए, वर्किंग क्या होती है पता होना चाहिए। एग्जाम में मेंस में आ गया कि भाई फिजिकल कैपिटल के बारे में आप बताइए तो पता होना चाहिए। अगर आप ये सब बताएंगे तभी आप मार्क्स खींच पाएंगे। और जो चौथी रिक्वायरमेंट की बात की गई, देखिए हमने 3 रिक्वायरमेंट अभी तक बात की है। पहला नेचुरल रिसोर्सेज में हमने लैंड को लिया, वाटर को लिया, फॉरेस्ट को लिया और मिनरल्स को लिया। दूसरी हमने बात की थी लेबर की, तीसरी हमने बात की थी फिजिकल कैपिटल की। और चौथी जो बात है वो है नॉलेज की। आप कुछ भी चीज़ करने जा रहे हो, कुछ भी चीज़ का प्रोडक्शन करने जा रहे हो, तो आपको उसका तो नॉलेज होना चाहिए कि है क्या चीज़। अगर मालिक को ही नहीं पता है कि उसकी फैक्ट्री में कोई चीज़ बनती तो कैसे बनती, तो कैसे काम करेगा। और साथ में ये जो नॉलेज है और एंटरप्राइज स्किल है वही होगी, तभी आप इन सब चीज़ को क्लब कर पाएंगे। तो 4 रिक्वायरमेंट्स होगी किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन लेने के लिए। अब बात कर लेते हैं इनमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो पहले ये बात कर लेते हैं कि एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। तो ये चारों चीज़ का जब कोलैबोरेशन होगा तभी आप प्रोडक्शन ले पाएंगे। और जितना ज़्यादा इनके बीच में जैसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन होगा, उतना अच्छा प्रोडक्शन, उतने कम रेट में, उतना कम लेबर पे आप ले पाएंगे और उतनी जल्दी आपकी इकोनॉमिक है वो बढ़िया होगी। अब बात कर लेते कुछ कंस्ट्रेंट की। जैसे लैंड तो फिक्स है, ज़मीन जो है वो फिक्स है। जैसे यही मैंने पहले ही बोला था, नेचुरल रिसोर्सेज फिक्स हैं, उसको आपको कितनी अच्छी तरीके से आप उसका यूज़ करेंगे वो आपके ऊपर है, आपके स्किल के ऊपर है। क्योंकि एक बार आपने इनका गलत तरीके से यूज़ कर लिया, एक बार वो एग्जॉस्ट होगी। आप अगर किसान हैं और या फिर आप ऐसी कोई इंडस्ट्री है जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है और आपके अपने पास बहुत बड़ा लैंड है, आप उसमें कोई फसल लेते हैं और अगर आपने उसकी प्रोडक्टिविटी खो दी, फर्टिलिटी खो दी उस लैंड की, तो वो लैंड बंजर हो जाएगा, बैरन हो जाएगा, फिर वो आपके किसी काम का नहीं रहेगा। तो जैसे लैंड एरिया है वो फिक्स होता है। और कि खासकर कल्टीवेशन दिखा जाता है कि अगर सही तरीके से हम कल्टीवेशन करें तब तो वो ज़मीन हमारे लिए उपजाऊ है, और नहीं करें तो हम उसी ज़मीन को 10, 20, 50 सालों में उसको बंजर, बैरन बना सकते हैं, वेस्टलैंड बना सकते हैं। और अगर सही तरीके से यूज़ करते हैं तो आप किसी वेस्टलैंड को फिर से फर्टाइल लैंड बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात की गई है कि जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है लैंड को मेजर करने के लिए, खासकर कल्टिवेबल लैंड को एग्रीकल्चर में, तो उसको हम हेक्टेयर में नापते हैं। हेक्टेयर जो होता है वो 10,000 मीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है, मतलब 100 मीटर की लेंथ, 100 मीटर की ब्रेथ। उसके बाद अब यहाँ बोला है कि क्या कोई और तरीका है कि किसी तरह हम लैंड को बढ़ा सकें। तो लैंड को बढ़ाने का तरीका नहीं होता, लैंड को सही यूज़ करने का तरीका होता है। जैसे आपके पास मान लीजिए 10 एकड़ खेत है, आपने उसमें बहुत अच्छी खेती कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो बढ़िया है। और आपको पता है कि मेरे खेत के पास 2 एकड़ ऐसा खेत है जो बंजर है, जो वेस्ट लैंड है, बैरन लैंड है। अगर आप उसको किसी तरह कल्टिवेबल बना दें तो हाँ, आप उसको यूज़ कर ले रहे हैं, आपने लैंड को बढ़ाया। तो किसी बैरन लैंड को, वेस्ट लैंड को कल्टिवेबल बनाना, इस तरह हम लैंड को बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि हम लैंड को बढ़ा सकते हैं तो हमारी अर्थ फिक्स है, हमारी जो लैंड है वो फिक्स है, जो हमारा लिथोस्फीयर है वो फिक्स है। लेकिन कोई बैरन लैंड है, आइडल लेफ्ट है, तो हम आइडल लैंड है उसको हम सुधार करके बना सकते हैं और उसमें हम कई सारी फसल ले सकते हैं। साथ में ये भी हो सकता है कि जो लैंड है वो तो मेरा फिक्स है। अब अगर मैं एग्रीकल्चर में हूँ तो मैं एक
मौसम में एक सीज़न में एक ही फसल ले रहा हूँ, मैं अगर उसमें मिक्स फसल लेने लगूँ, 2 फसल लेने लगूँ, तो मैं उसी सीज़न में उसी 2 महीने में 2 फसल ले रहा हूँ, या फिर उसमें मल्टीपल क्रॉप्स ले सकूँ, या फिर मैं फसल भी ले रहा हूँ साथ में उसी खेत में मैंने उसके अगल बगल जो क्यारी होती है वहाँ पर मैंने प्लांटिंग कर दी, हॉर्टिकल्चर ले रहा हूँ मैं, तो मिक्स फार्मिंग कर रहा हूँ। इससे मैं अपने ही लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता हूँ। मतलब हो सकता है राम के पास 100 एकड़ लैंड हो और वो 100 बोरा गेहूँ निकाल रहा है, आपके पास भी 100 एकड़ लैंड हो, आप 100 बोरा गेहूँ भी निकाल ले और उसमें 100 किलो जिसे कहते हैं सोयाबीन भी निकाल लें या सरसों भी निकाल ले, तो लैंड दोनों के पास बराबर है, लेकिन आपके लैंड ने प्रोडक्टिविटी डबल दिखाती। मतलब एक तरह से देखा जाए तो आपके पास 200 एकड़ लैंड है, प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन आपने प्रोडक्शन ऐसा लिया कि लगने वाले को लगता है कि आपके पास डबल लैंड है। तो इस तरह हम किसी लैंड को बढ़ा सकते हैं, लैंड वही रहेगा, सेम लैंड रहेगा, बस हमारी कुछ टैक्टिक्स से हम उस चीज़ को बढ़ा सकते हैं और उससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया कि एग्जांपल है कि रबी की जब फसल आए तो हम उसमें गेहूँ यूज़ कर रहे हैं, खरीफ में हम उसमें धान की फसल ले रहे हैं और साथ में हम शुगर केन भी लगा रहे हैं, शुगर केन से हम गुड़ भी बना रहे हैं, शुगर केन से जैगरी बना रहे हैं और उसको हम मार्केट में बेच भी रहे हैं। तो एक ही किसान चाहे तो एक ही फसल ले एक सीज़न में, चाहे कई फसल ले, वो अपनी जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकता है, उसको घटा सकता है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं पालमपुर वेल डेवलप्ड गांव है बहुत मतलब एक तरह से काल्पनिक गांव है, लेकिन हमने यहाँ बताया कि यहाँ बिजली है, पानी है, रोड है, सड़क है, सब कुछ है। तो बस आपको यूज़ करना है अपना दिमाग, अपनी स्किल और अपने आपका प्रोडक्शन आप बढ़ाइए और अब जहाँ बेचना बेचिए, शाहगंज में बेचिए चाहे रायगंज में बेचिए, क्योंकि वेल कनेक्टेड है किसी भी छोटे बड़े गाँव से और शहर से। तो मल्टीपल क्रॉपिंग से हम किसी लैंड एरिया को बढ़ा सकते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल इंटरव्यू है, इज़ देयर इज़ अ वे वन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, किसी एक ही ज़मीन से कोई ज़्यादा कैसे ग्रो कर सकता है, ये बहुत अच्छा सवाल है मेंस के लिए भी। उसके बाद ये बताया गया है कि भाई किसी किसी इलाके में, जैसे भारत जो है वो यहाँ की जो टेरेन है एक जैसी है नहीं, कहीं पहाड़ है, कहीं पे नदियाँ हैं, कहीं पे प्लेट्यू हैं, कहीं पे फर्टाइल सॉइल है, कहीं पे पथरीली सॉइल है। जैसे बोला गया है कि भाई जो डेक्कन प्लेट्यू है, जो हमारा सदर्न इंडिया और का हिस्सा जो है डेक्कन प्लेट्यू वाला, जो कि जैसे हम कहते हैं वॉल्केनो से बना हुआ है, यहाँ पे इरिगेशन थोड़ा मुश्किल है। ज़मीन तो फर्टाइल है लेकिन यहाँ पे नदियाँ इतनी नहीं हैं और ऊपर से प्लेट्यू एरिया है, तो यहाँ पे इरिगेशन पर कैपिटा जो इरिगेशन है कमज़ोर है। लेकिन वहीं अगर हम पंजाब वाला एरिया देख लें, यूपी वाला एरिया देख लें, वो फ्लैट है, वहाँ पे जो इरिगेशन है काफ़ी अच्छा है। तो यही यहाँ पे बताया गया है एक एग्जांपल के थ्रू। उसके बाद यहाँ पे कल्टिवेटेड एरिया ओवर द ईयर्स बताया गया कि जब से हम आज़ाद हुए तब से हमने क्या कल्टिवेटेड एरिया जो सिंचाई वाला एरिया है उसको क्या बढ़ाया है। तो हम ये देख रहे हैं कि बढ़ा है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। फिर बात हुई कि जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया लेट 1960s में, और हम इसमें जो हमारे MS स्वामीनाथन हैं उनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, इन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वाले सील्ड का इंट्रोडक्शन किया। मतलब ये ऐसे बीज हैं जिनकी उपज जो है, इनकी जो प्रोडक्शन है वो अच्छा है। मतलब अगर हम नॉर्मल गेहूं का बीज डालें, उससे जो बाली होगी, मान लीजिए उसमें 20 दाने होते हैं गेहूं के, और इसको डाल लें इसमें 40 हो रहा है, मतलब एक ही पौधे पे दुगना अंतर दिख रहा है हमें। तो इसका जब इंट्रोडक्शन हुआ तो काफ़ी तेज़ी से सिंगल प्लांट ने काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन दिया और उसकी जो यील्डिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी अच्छी हुई। अब इसका फ़ायदा वही लोग उठा पाए जिनके पास पहले से इरिगेशन था, जिनके पास बढ़िया पानी का सोर्स था, जिनके पास इलेक्ट्रिसिटी थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमारी जो ओवरऑल देश का जो प्रोडक्शन था एग्रीकल्चर में काफ़ी मैनीफोल्ड बढ़ गया। बिल्कुल हम एक जैसे कहते हैं ना कि गरीब देश से, भूखे नंगे देश से हम इतने सेल्फ रिलायंट देश बन गए कि हम भूखे मरने वाली नौबत नहीं है। अब तो हम 5 साल भूखा भी सूखा भी आ जाए तो भी हम अपने आप, हमारा बफर स्टॉक इतना बढ़िया है कि हम अपने देश को पाल सकें। लेकिन इस ग्रीन रिवॉल्यूशन में एक दिक्कत ये हुई कि जब इतना ज़्यादा हमें प्रोडक्शन लेने की ज़रूरत पड़ी तो हमने फर्टिलाइजर्स का बहुत सारा यूज़ किया इसमें, और साथ में बहुत सारा पानी हमने यूज़ किया। लेकिन हाँ, प्रोडक्शन हमारा बढ़ा। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जैसे इसमें आप देख रहे हैं ट्रैक्टर यूज़ किया जा रहा, ट्रैक्टर चलेगा, डीजल से डीजल यूज़ किया जा रहा, कैनाल से पानी लाया गया, पंप सेट से पानी खेतों में डाला गया, डैम से पानी रोका गया, फिर बिजली बनाई गई, पेस्टिसाइड डाला गया, फर्टिलाइजर डाला गया। मतलब कोलैबोरेशन ऑफ मैनी थिंग्स कैन, उसने बहुत सारा प्रोडक्शन को बढ़ा दिया। हमारे देश में एक तरह से कहते हैं हरित क्रांति आ गई। इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगा कि बिल्कुल देश बिल्कुल लबालब हो गया, हमारा FCI के गोडाउन फुल होने लगे। लेकिन हमने ये देखा कि 1960 के लेट 1960s में शुरू हुआ था और लगभग 20 साल तक तो जो हमारा लैंड था उसने काफ़ी अच्छा जिसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी दी। उसके बाद उसकी जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम होने लगी समय के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र डलेगा, उसमें पेस्टिसाइड डलेगा, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो उस जो मिट्टी है उसी के ऊपर हमेशा रहेगा। बारिश होगी तो वो धीमे धीमे पौर होगा, उसमें छनेगा और नीचे जाएगा, ग्राउंड वाटर में जाएगा, ग्राउंड वाटर को फिर हम निकाल के उसी को पियेंगे और साथ में उसी को फिर हम दोबारा सिंचाई में यूज़ करेंगे। तो वो जो पानी जो है वो कंटेमिनेट हो गया, वो ख़राब हो गया। और समय के साथ जो
मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता थी, जो फर्टिलिटी थी, वो भी कम कम होने लगी। और हमने ये देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो असर था वो 20-30 साल तक ही रहा। और जिस इलाके में सबसे ज़्यादा यूसेज हुआ, जैसे पंजाब में, यूपी में, हरियाणा वाले इलाके में, उन्होंने सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाया और सबसे ज़्यादा ज़मीनी बंजर उन्हीं क्या हुई, सबसे ज़्यादा पानी भी उन्होंने यूज़ किया, सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का लेवल उनके यहाँ नीचे चला गया और सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कत भी वहीं हो गई, सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर कंटामिनेट भी वहीं हुआ और सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं कि जो क्वालिटी थी खाने वो अनाज की वो भी गिरी वहीं पे। तो जिसके लिए कहते हैं कि जिसके लिए वरदान था उसी के लिए अभिशाप शापित हुआ। और साथ में ऐसा नहीं कि लॉन्ग लास्टिंग इसका इफेक्ट नहीं हो पाया इसका ग्रीन रिवॉल्यूशन का। मतलब इसमें हमने देखा कि हमने नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ तो किया, लेकिन हमने इतना बेकार यूज़ किया कि शुरू में तो इसने रिजल्ट दिया, लेकिन बाद में इसने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। वही मैंने पहले कहा था, प्रोडक्शन सबसे पहले आपको चाहिए था नेचुरल रिसोर्सेज, और उसमें ये बात थी कि ये फिक्स होते हैं। अगर आपने इनका सही यूज़ नहीं किया तो चाहे पानी हो, चाहे लैंड हो, चाहे मिनरल्स हो, चाहे फॉरेस्ट हो, वो ख़राब हो गए तो आप उनको बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इनको लाखों साल लगते हैं वापस रिगेन करने में अपनी चीज़ को। तो यही पूरा जिस्ट था इसका, और ये सब सारी कहानी मैंने बता दी। ये यूपी में हरियाणा वाली कहानी बता दी, मतलब कहानी में पहले बता दिया, पेज अभी आया, लेकिन ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऐसा नहीं कि आप सुन लो, एक बार इसको किताब को रीड जरूर करना, तो बात अच्छे से समझ में आएगी। और बाकी अगर रीड पहले से कर चुके तो कोई बात नहीं, आप इसको कान में ईयरफोन लगाइए, सुनिए, मत देखिए वीडियो, बस सुनते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ और क्या था। तो वही सवाल आता है कि विल द लैंड सस्टेन, क्या लैंड सस्टेन कर पाया? नहीं कर पाया, क्योंकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद हमारे लैंड ख़राब होने लगे, हमारे कल्टिवेबल लैंड बैरन लैंड बनने लगे, हमें और ज़्यादा फर्टिलाइजर डालना पड़ा। जहाँ हम 1 बोरी खाद डालते थे वहाँ 4 बोरी खाद लगने लगी। हमने हमारी मिट्टी पे और ज़्यादा लोड दिया, उस मिट्टी ने हमें वापस किया, उसने जितना आपने मांगा उतना उसने उपज दिया, उतनी उसने ईल्ड ली। लेकिन आपने 4 गुना पेस्टिसाइड डाला, 4 गुना इंसेक्टिसाइड डाला, और वो जो छन छन के पोर हो के आपके ग्राउंड वाटर में गया, वो आपको फिर वापस रिफ्लेक्ट किया, और आपका पानी, आप वो भी नेचुरल रिसोर्स है, वो ख़राब हुआ, सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हुई, वाटर टेबल आपका नीचे गिर गया, आपने इतना पानी निकाला ज़मीन के अंदर से सिंचाई के माध्यम से कि अब आपके यहाँ पानी का लेवल बहुत नीचे चला गया। और ये सब सारी चीज़ आपने जो डिस्ट्रॉय की उसको रिस्टोर करना बहुत ही मुश्किल है। और अब सरकार जैसे देख रही है कि 2024 तक हर घर को पाइप्ड वाटर सप्लाई करने का सरकार का मिशन है, जल जीवन मिशन के तहत। ये हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास नदियाँ पर्याप्त हैं, बहुत नदियाँ हैं, बहुत पानी, लेकिन ये ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद और लोगों ने जो अंधाधुन इसका जैसे कहते हैं यूज़ किया, उसकी वजह से बहुत सारे एरिया में पानी की कमी हो गई। बारिशों में नदी लबालब रहती है, ठंड आधी ठंड बीतते ही नदियाँ सूखने लग गई। मतलब आप गर्मियों में तो नदियों का जो बिल्कुल बॉटम लेवल है वो तक दिख जाता है। तो इसकी वजह से हमने ही एक्सप्लॉइट किया हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, और उसी का खामियाजा हमें आपको भुगतना पड़। तो अगर इकोनॉमी की नज़र में देखा जाए तो सिर्फ अगर पैसा देखा जाए तो हाँ, ग्रीन रिवॉल्यूशन से हमने पैसा बनाया, हमें प्रॉफिट हुआ, हमें ईल्ड निकला। लेकिन अगर टोटल देखा जाए कि क्या आपने प्रोडक्शन सही किया, बिल्कुल सही नहीं, क्योंकि हमारा एक रिसोर्स था जो नेचुरल रिसोर्स था, उसको हमने ख़राब कर दिया। उसके बाद ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो हमने यूज़ किए, इसने उस टाइम तो हमें अच्छा रिजल्ट दिए, लेकिन बाद में इसने बहुत ज़्यादा जो हमारा ग्राउंड वाटर था उसको एक्सप्लॉइट किया। अब यहाँ पे जो पालमपुर गांव है उसका एरियल व्यू दिखाया गया है कि किस तरह यहाँ पे खेती हो रही। अब यहाँ पे देखो कुछ बहुत बड़े खेत हैं, कुछ बहुत छोटे खेत हैं, कुछ इतने ज़्यादा छोटे खेत हैं। अब इनकी कहानी मैं नीचे समझाता हूँ आपका। लेकिन अब ये देखो, इस गाँव में कोई बहुत बड़ा खेत भी है, बहुत कोई थोड़ा छोटा खेत है, कोई बहुत ही छोटा खेत है। अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पे ये बताया गया, कुछ एग्जांपल लेके बताया गया कि यहाँ पे एक गोविंद नाम का फार्मर है, उसके पास 2.25 हेक्टेयर खेत है और उसके 3 बेटे हैं। तो हमारे देश में होता क्या, जब पिता चले जाते हैं तो बंटवारा करते हैं खेत का। तो जिसके पास छोटा खेत है और उसके बच्चे होंगे तो उनको कुछ टुकड़ा, जैसे 2.25 का 3 हिस्सा किया तो 0.75 हेक्टेयर आया। गोविंद के तीनों बच्चों को इतना प्लॉट मिला, खेत मिला। अब इनके जो बच्चे होंगे उनको पता नहीं कितना मिलेगा, और 3-4 पीढ़ी बाद तो खेती ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस तस्वीर को आप वापस देखो, जिनके पास छोटा खेत है, मान लो जो गोविंद का एक छोटा खेत है इसमें, तो गोविंद के बच्चे 3-4 पीढ़ी बाद तो वो लैंडलेस लेबरर हो जाएंगे, लैंडलेस फार्मर हो जाएंगे, उनके पास खेती नहीं बचेगा, तो अपने खेत में उपज क्या लेंगे। वहीं मान लीजिए जो बड़े खेत वाला है, इसके एक ही बच्चा है, तो इसको 8-10-20 पीढ़ी लग जाएगा उतने छोटे हिस्से में आने में। अब जब ये लोग फसल लेंगे तो इसमें ज़्यादा कौन कमाएगा, ज़्यादा फसल किसकी होगी?
अब आप खुद सोचिए, जिसके पास ज़्यादा खेत है उसकी ज़्यादा फसल होगी, ज़्यादा फसल जिसकी होगी ज़्यादा कमाएगा वो, जो ज़्यादा कमाएगा उसका लिविंग स्टैंडर्ड हाई रहेगा, और जो कम कमाएगा या नहीं कमाएगा उसका लिविंग स्टैंडर्ड कम रहेगा। तो छोटा खेत होना और उसके बाद बढ़ते 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 वो खेत ख़त्म हो जाना एक तरह से वो छोटे किसान को पुअर और वेरी पुअर बना रहा है, और बाद में उसको लेबरर या मजदूर बना के छोड़ेगा। एक एग्जांपल दिया गया कि गोविंद के 3 बच्चों को फिर 0.75 हेक्टेयर साइज़ का लैंड मिला, और उसके बाद अब इनको इतना छोटा लैंड मिला कि इस खेत में अगर वो कुछ चीज़ उगाते भी हैं, कोई फसल लेते हैं, तो उनका पूरे साल उनके परिवार का गुजारा नहीं हो पा रहा है, और ये लोग फिर अपनी खेती के लिए, अपने खर्चे के लिए दूसरे खेत में काम करेंगे। तो वही बताया कि हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर, किसी के पास बहुत बड़ा खेत है, किसी के पास बहुत छोटा खेत है। अब यहाँ पे जो गोविंद के बच्चे हैं, गोविंद के बच्चे अपने खेत में तो जो फसल लेनी है वो लेंगे, लेकिन उससे उनको इतनी फसल नहीं होगी कि वो पूरा साल उनका खर्चा चल पाए। तो अब ये गोविंद के जो बच्चे हैं वो जो दूसरा बड़ा किसान है, इसका बड़ा खेत है, उसके यहाँ लेबर कर काम करेंगे, और क्योंकि लेबर तो चाहिए, बड़ा खेत है तो कोई एक आदमी पूरी खेती नहीं कर सकता, तो उसको लेबर चाहिए। तो ये जो छोटे किसान हैं, जो छोटे खेत वाले हैं, ये उसके यहाँ लेबर प्रोवाइड करेंगे, और इस लेबर से ही उस जो बड़ा किसान है उसके खेत में प्रोडक्शन होगा, और छोटा किसान है उससे खेत में छोटा सा प्रोडक्शन हो ही रहा है। तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर्स एंड कल्टिवेटेड एरिया। तो इसमें देख रहे हैं कि जो छोटा फार्मर है, स्मॉल फार्मर है, इसका 2 हेक्टेयर से कम का खेत है, वो टोटल 36% है, और 100 में से 36 लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से छोटा खेत है, और जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे बड़ा खेत है वो जो है वो 20% है। अब यहाँ लेकिन जो 20% है उनके पास जो खेत है वो 80% के हिसाब से है, तो वो लोग कम हैं जिनके पास बड़े खेत है, लेकिन उनके पास खेत इतने बड़े हैं कि उनका जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो भी काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो स्मॉल फार्मर्स अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज कल्टिवेट देयर ओन फील्ड, thus they provide the labor required for farming themselves. Medium and large farmers hire from फार्म लेबरर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स। तो छोटा किसान होगा उसको लेबर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो उसका खेती छोटा है, वो अपने खेत में खुद लेबर कर लेगा। लेकिन जो बड़ा आदमी किसान है, बड़ा खेत वाला है, उसको लेबर चाहिए होगा, और उसको लेबर गांव से मिल जाएंगे। कुछ तो लेबर्स होंगे, कुछ तो ऐसे किसान होंगे जो अपने खेत में खेती करके फिर उनके खेत में काम कर लेंगे। अब यहाँ पे एक बातचीत की हुई है कि दो लोगों के बीच में बातचीत है, और यही बात बता रहे हैं कि इस साल इतनी खेती हुई नहीं है कि हमारा पूरे साल भर खर्चा चले, इस बार तो मैंने इसके यहाँ भी काम किया, ये काम किया, वो काम किया, मतलब अलग अलग बातें बताई जा रही। कोई ये व्यक्ति बोल रहा है कि भाई अब तो खेत पे काम करने के लिए हार्वेस्टर आ गया, थ्रेशर आ गया है, और हर चीज़ करने के लिए मशीन्स आ गई, तो कोई हमको क्यों काम पे रखेगा। फिर अपनी ये विपदा बता रहे, मतलब एक ये जो लोग हैं ये हैं छोटे फार्मर, लेकिन इनके पास अब इतना भी नहीं हो पा रहा है कि अपने घर को, अपने बच्चों को अच्छे से रख पाएँ, संभाल पाएँ। और वही एक यहाँ कन्वर्सेशन है दला और रामकली के बीच में, देख लेना, पढ़ लेना टाइम लगे तो। अब ये जो फार्मर जो बड़े खेत में जो लोग काम कर रहे हैं एज ए लेबर, इनको जो पगार मिलनी है, वेज मिलनी है, वो तो नगद भी मिलती है, कैश के रूप में मिलती है। कुछ को फसल मिल जाती है कि ठीक है भाई तो काम करते मेरे खेत में, तुझे 4 बोरा गेहूं दे दूंगा, और कुछ को खाने के रूप में मिल जाता है कि भाई ठीक है सुबह शाम 2 टाइम खाना मिलेगा, तो काम कर ले। तो अलग अलग वेजेस के भी अलग अलग प्रकार हैं यहाँ पे। और इनको जो काम मिलता है ऐसा नहीं कि फ़िक्स काम है, सीज़न के हिसाब से काम मिलना है। कोई फसल लेनी है, जैसे कोई फसल की बुआई करनी है तो काम मिल गया, कोई फसल की कटाई करनी है तो काम मिल गया, और पूरे साल काम नहीं मिलना। और दूसरा ऐसा भी नहीं कि इनकी कोई फिक्स इनकम है या फिक्स डेली इनको इतना रुपये मिलेगा, कहीं कहीं तो इनको 60 रुपये, जिस सरकार ने बोला कि मिनिमम लेबर को 60 रुपये देना है, उस टाइम की बात है, आप बस कहानी समझिए। और जैसे दला बोल रही है उसको तो 35 से 40 रुपये ही मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की जो छोटे किसान हैं, छोटे जो लेबरर्स हैं, उनकी मजबूरी है कि भाई उनको तो काम चाहिए, उनको जो मिले वो सही, क्योंकि उनको घर पालना है, परिवार पालना है, बच्चे रखने हैं। तो लोअर वेजेस में भी काम कर रहे हो, हर तरह का काम कर रहे हैं, दिक्कत है, परेशानी है, और पूरा नहीं पढ़ पाता, ये फिर उसी बड़े किसान से लोन लेते हैं, और फिर उस लोन को चुका नहीं पाते हैं, तो फिर उसका इंटरेस्ट देते हैं। बड़ी दिक्कत है इनके साथ। ये इनके बीच में बात है दला और रामकली की बात में, कैसे पुअर बने, और बता रहे हैं कि हम कभी बड़े थे लेकिन बाद में खेतों का बंटवारा होता गया और आप इतने पैसे नहीं हुए कि अपने घर को अच्छे से पाल सके। उसके बाद द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, तो भाई फार्मिंग करने के लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा। बड़ा किसान है, उसके पास तो फसल ही इतनी हुई है, इतना अच्छा पैसा है उसके पास, उसने बेचा, उसका स्ट्रक्चर है, उसके पास लोग हैं, वो गया अपना माल भर भर के और उसको बेचा, पैसा मिला। छोटे किसान के पास तो इतनी फसल ही नहीं हुई कि वो खाए, बहुत के पास तो ऐसा है कि इतना हो रहा है कि वो पूरे साल खा सके। तो अगर पूरे साल उस फसल को खा लेंगे तो अगले साल बीज के लिए, खाद के लिए, पेस्टिसाइड के लिए, हर्बिसाइड के लिए, बुआई निदाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तब ये पैसा वो लेंगे इंटरेस्ट पे, बोरो करेंगे,
और बोरोकॉन बैंक तो देने नहीं वाला उनको, मनी लेंडर इनको देकर। मनी लेंडर अमूमन बड़े ही किसान होते हैं, हम पालमपुर गाँव की बात कर रहे हैं तो आप पूरी कहानी इसी की उससे समझिए। फिर उनको इंटरेस्ट जो होता है, रेट होता है, वो बहुत हाई होता है। और बात तो वही है कि भाई खेत तो बढ़ा नहीं उस व्यक्ति का, छोटा सा खेत है, तो इस साल उसकी ऐसी क्या कर लेगा उसकी फसल 4 गुना हो जाए, तो फसल तो उसकी वही होनी है। अब वो कैसे चुकाएगा, लेकिन इसे कहते हैं डेब्ट ट्रैप। और ऐसा ही कुछ चाइना अब दुनिया के देशों के साथ कर रहा है, गरीब देशों के साथ। तो कैपिटल चाहिए फार्मिंग के लिए, और कैपिटल नहीं मिलेगा अगर वो उसको खेती नहीं कर पाएगा, तो उसका जो छोटा सा खेत है वो बैरन हो जाएगा, वो बंजर हो जाएगा और उसमें कुछ नहीं होगा। तो ना से अच्छा कुछ तो हो, इस चक्कर में कैपिटल डालना है, पैसा लगाना है और फसल लेना है, और इस चक्कर में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बड़ा हाई ऐसे लोन का चुकाते हैं। और कई बार उनका खेत भी बिक जाता है, फिर उसी खेत में, जिस खेत के वो मालिक थे उसी खेत में फिर वो लेबर बन जाते हैं। तो यहाँ पे हमने अभी तक ये पढ़ा है कि प्रोडक्शन करने के लिए 3 चीज़ चाहिए, लैंड, लेबर और कैपिटल। इतनी बात मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में आ गई हुई थी सारी कहानी। उसके बाद बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। भैया अब खेती ले ली, लेबर हो गया, फसल ले ली, फसल कट गई, लेबर ने सब कर दिया, अब जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स है उसका सेल करना है। तो पहली बात तो जिसका छोटा किसान है, छोटा खेत है, उसके पास तो सरप्लस होना ही नहीं, तो ये बात तो वहीं ख़त्म हो गई। तो ये किसके लिए पॉइंट हो रहा है, बड़े किसानों के लिए, जो बिग फार्मर्स हैं उनके लिए। अब जो छोटा किसान है उसके पास सरप्लस तो है ही नहीं, और है भी तो उसके साल भर के खाने के लिए वही होगा, मतलब लिटिल सरप्लस है। तो जो बड़ा सरप्लस, ऐसा सरप्लस जिसको हम बेच सके, तो वो बड़े फार्मर्स के पास ही है। और इसको बेचने के लिए फिर उनके पास आसपास की जो बड़ी मंडियाँ है वहाँ पे वो जाएंगे और उसको बेचेंगे। जैसे यहाँ बताया कि तेजपाल सिंह जो है वो बड़ा फार्मर, उसके पास सरप्लस है 350 कुंटल गेहूँ का उसके खेत से, और वो रायगंज जाएगा। मैंने बताया था रायगंज का एक बड़ा गांव है, वहाँ जाएगा, गुड अर्निंग्स पाएगा। अब उसके बाद क्या है, ये जो तेजपाल सिंह है ये अपने पैसे का जो एक्स्ट्रा इसने पैसे कमाए उसको चाहे बैंक अकाउंट में रखेगा, चाहे जो छोटे किसान है सविता जैसे, दलाल जैसे, इनको लोन दे देगा और इनसे फिर अच्छा खासा ब्याज लेगा। और या तो फिर वो ट्रैक्टर खरीद के लाएगा, और ट्रैक्टर जब खरीद के लाएगा तो अगले साल वो जुताई के लिए लेबरर्स को नहीं रखेगा, मतलब सविता दलाल को नहीं बुलाएगा कि भाई तुम मेरे खेत में बैल को लेकर जोतो, क्योंकि मैं ट्रैक्टर ले आया हूँ। तो उसके पास है, तेजपाल सिंह के पास एक्स्ट्रा सरप्लस था, उसने बेचा, पैसा पाया, जो करना है वो करे, उसके हाथ में पैसा है और फिक्स्ड कैपिटल भी उसके पास आ गई है। अब बात कर रहे हैं कि अब ऐसे जो लोग हैं दलाल जैसे या सविता जैसे, जो अब कभी किसानी कर रहे थे लेकिन अब धीमे धीमे उनका रुझान हटेगा, वो बोलेंगे खेती किसानी में मज़ा नहीं है, खाने को नहीं हो पाता, तो हो सकता है वो कहीं और किसी काम में शिफ्ट हो जाए। तो अब बात करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में बताया गया कि हाँ भाई पालमपुर में जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि इसमें यहाँ पे जो फार्मिंग है, खेती, वो तो इम्पॉर्टेंट है, वो मेन है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं। लगभग 25% लोग ऐसे हैं जो कि खेती के अलावा, एग्रीकल्चर के अलावा भी अलग अलग सेक्टर्स में जुड़े हुए हैं। जैसे पहला जो सेक्टर बताया वो डेयरी, मतलब दुग्ध वाले क्षेत्र में सब लोग जुड़े हुए हैं। तो डेयरी इज़ द कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। और ये लोग जो बफेलो है उसको, यानी जो भैंस है उसको ज्वार और बाजरा खिलाते हैं, रेनी सीज़न में होता है एक तरह, और इसको खिलाते हैं और इसका जो मिल्क होता है कुछ तो पालमपुर में बेचते हैं, कुछ रायगंज में बेचते हैं, और पास में जो बड़ा शहर है शाहपुर टाउन, वहीं बेचते हैं। शाहपुर टाउन में इनके पास ऐसे बहुत सारे वो हैं, जैसे कहते हैं डेयरी वाले, जो कि इनका दूध खरीद लेते हैं और फिर दूध को वो चिलिंग सेंटर में रख के फिर उसको पैक करके और बड़े रेट में बेचते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर से हट के अलग अलग जो काम है उसमें भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक चार्ट है, इसको आप देख लीजिएगा कि भाई प्रोडक्शन 100 का था, कंजप्शन 40 का था, तो बचा 60 को चाहे तो हम रख लें अगले साल कैपिटल फॉर्मेशन के लिए, चाहे तो फिर इसको यूज़ कर लें, ये आप देख लेना। एग्जाम्पल है, मतलब छोटे बच्चों के लिए एक्सरसाइज है ये। दूसरा, यहाँ पे जो छोटी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी पालमपुर में हो रही है, यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगे हुए हैं। अब इनमें देख लेते हैं, जैसे जो मिश्री लाल नाम का एक व्यक्ति है, उसने एक हाथ से चलाने वाली, जिसे कहते हैं ना गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन लाई थी, और जो बिजली से चलती है वो मशीन लाई। और ये तो तब के लिए जबकि भाई गन्ने का सीज़न आएगा, शुगर केन निकलेगा, तब वो उसको बेचेगा। और इसके अलावा बाकी समय पे वो कुछ और भी काम करता है मिश्री लाल। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मिश्री लाल जैसा आदमी जो कि न डेयरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है और ना कि किसानी से जुड़ा हुआ, वो गन्ने की दुकान लगा के या गन्ने से ही अपना काम काज चल के छोटा मोटा प्रॉफिट निकाल रहा है। करीम नाम के एक व्यक्ति के नाम बताया गया है, जो कि कंप्यूटर क्लास सेंटर पालमपुर में खोला है। उसे कंप्यूटर का थोड़ा सा नॉलेज था, उसने कंप्यूटर सेंटर खोल लिया। उसने गाँव की 2 महिलाओं से बात की जिनके पास डिग्री थी, उनको उसने हायर किया कि भैया
आइए और काम करिए, क्योंकि उसने देखा कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो रायगंज या शाहगंज जाते हैं पढ़ने, इसलिए उसने सोचा कंप्यूटर सेंटर खोल लिया जाए। तो अलग अलग सेक्टर में लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे शॉपकीपर्स भी हैं जो कि छोटा जनरल स्टोर किराना की दुकान खोल के रखे हैं, जहाँ पे छोटे मोटे सामान बेचते हैं। और ट्रांसपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे रायगंज तक, पालमपुर से रायगंज जाने के लिए रिक्शा वाला भी है, टांगा वाला भी, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर, सब लोग हैं यहाँ पे। अलग अलग ट्रांसपोर्ट यहाँ पे है। यहाँ पे किशोरा नाम के व्यक्ति की बात बताई गई है। ये सब एग्जाम्पल आप इसलिए पढ़ो कि आपका दिमाग खुलेगा जब आपसे कोई पूछा जाएगा कि भाई आप गांव में क्या क्या है, शहर में क्या क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, आप केस स्टडी पढ़िए, केस स्टडी समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई एक व्यक्ति किस तरह से काम कर सकता है। तो किशोरा नाम के व्यक्ति की बात की गई है कि फार्म लेबरर है, मतलब खेतों में काम करता है। इसके अलावा अब वो खेतों में काम करके उसके फैमिली की नीड्स तो पूरी कर नहीं पा रहा था, इसलिए उसने कुछ पैसा लोन लेकर एक भैंस खरीदी और भैंस से उसका जो दूध है वो बेचना शुरू कर दिया। बाद में उसने एक वुडन कार्ट यानी बैलगाड़ी बनवाई और कुछ समय के लिए भैंस को बैलगाड़ी में अटैच करके जो सामान है, ट्रांसपोर्ट है, वो कर देता है। इससे भी कुछ पैसा वो पा जाता है। और कभी कभी जो गंगा किनारे वो जाके जो मिट्टी होती है वो भी अपनी बैलगाड़ी में भर के ले आता है, उससे कुछ पैसा पा जाता है। और कभी कभी अपनी बैलगाड़ी में जो गुड़ होता है यानी उसको भी रख के यूज़ कर लेता है। तो मतलब उसने भैंस से दूध भी निकाल लिया, भैंस को उसने ट्रांसपोर्ट के मोड ही बना लिया। तो ठीक ठाक वो अर्न कर रहा है और उसको अब जो अपने पिछले साल थे उससे अच्छा वो कमा रहा है। तो अब यहाँ पे जैसे सवाल है व्हाट इज़ किशोरा फिक्स्ड कैपिटल, तो किशोरा की फिक्स्ड कैपिटल क्या है, ये आपके लिए सवाल। आप सोचिए और बताइए किशोरा ने की फिक्स्ड कैपिटल क्या है। उसके बाद ये सारी बात हमने देखी, फार्मिंग तो मेन एक्टिविटी थी विलेज की, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे लोगों ने काम किया। और कुछ ऐसे लोग थे जो कि छोटे काश्तकार या छोटे लेबरर्स, वो मतलब फार्म लैंड के ओनर हो गए, इसलिए बाद में उन्होंने फार्मिंग छोड़ दी। लेबर तो गांव में बहुत है, अबंडेंट है वे, लेकिन उस लेबर को यूज़ करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या कंपनियां या फैक्ट्रियां तो होनी चाहिए जो उसको यूज़ करें। क्योंकि हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में पालमपुर में जो बड़े किसान हैं वो तो मैकेनिकल जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रैक्टर हैं और भी जो मशीन से वो ला रहे हैं, धीमे धीमे लेबर्स का काम ही खत्म हो रहा है। और नॉन फॉर्म सेक्टर जो है विलेज का बहुत बड़ा है नहीं, इसलिए यहाँ पे धीमे धीमे ये जो डेवलप्ड विलेज है, जो सब चीज़ से संपन्न विलेज है, यहाँ पे पॉवर्टी बढ़ेगी, यहाँ के लोग पुअर होंगे और ये माइग्रेट करेंगे। फिर ये माइग्रेट करेंगे बड़े शहरों की ओर, क्योंकि लेबर तो थे ये काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम है नहीं यहाँ पे, इसलिए बड़े शहर में जाएंगे, काम करेंगे, फिर वहाँ जैसा भी छोटा मोटा काम करेंगे। इसी को कहते हैं माइग्रेशन। तो ये है पालमपुर विलेज की कहानी। तो दोस्तों ये हो गया आपका चैप्टर 1 क्लोज। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स। अगला चैप्टर वो पीपल्स रिसोर्स पे है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जो की पॉइंट्स हैं उनको आप ध्यान रखिए। और फिक्स्ड कैपिटल हमने इसमें क्या पढ़ा ये बात देख लेते हैं कि हमने इसमें पढ़ा कि प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोडक्शन का एम क्या होता है, प्रोडक्शन को शुरू करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। उसके बाद हमने ये देखा कि किस तरह कोई क्या जो एग्रीकल्चर से एक्टिविटी वो कैसे हो रही हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या इफेक्ट हुआ है यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास जो फिक्स्ड कैपिटल है उसको क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल क्या होती है, ये सब बातें हमने देखी हैं। अब इनको देखिए, सुनिए, समझिए, पढ़िए। अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल में नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।